नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो एनसीईआरटी बुक्स हमारी स्टार्ट कर रखी है हमने कक्षा 6 से 10 तक, और कक्षा 6 हमारी स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें हमने कक्षा 6 की ज्योग्राफी पूरी बुक का एमसीक्यू क्वेश्चन की जो है निचोड़ कंप्लीट कर दिया है। आज हम स्टार्ट करेंगे कक्षा 6 की बुक है इतिहास की, और हमारे अतीत फर्स्ट के बारे में चर्चा करेंगे। पहला लेसन है इसमें हमारा प्रारंभिक कथन, क्या, कब, कहाँ और कैसे, यानी प्रारंभ से स्टार्ट करेंगे इतिहास का। क्या हुआ था, कब हुआ था, कहाँ हुआ था, कैसे हुआ था, इसकी संपूर्ण जानकारी हम चित्रों के माध्यम से, लिपियों के माध्यम से, पांडुलिपियों के माध्यम से और अभिलेखों के माध्यम से पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको डेली वीडियो का नोटिफिकेशन अपने पास यूट्यूब पर पहुंच पाए। और इसी के साथ मैं थोड़ी सी चर्चा करूं तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी हमने एनसीईआरटी बुक्स सामाजिक अध्ययन एसएसटी के लिए कक्षा 6 से 10 तक हमने स्टार्ट कर रखी है, जो कि नवीनतम संस्करण बुक है। ठीक है, संपूर्ण अध्याय पर होगी। आपको क्लास वाइज शेड्यूल मिलेगा, शेड्यूल में आपको डेली पाठ मिलेगा। उस अध्याय के हिसाब से आप जो है टेस्ट देंगे और उसके बाद यूट्यूब पर डेली क्लास लेंगे, ताकि हम रिवीजन कर सकें। मात्र प्राइस इसका 100 रुपये है। आज है गुरु नानक जयंती, और गुरु नानक जयंती के दिवस पर आपको जो है 50% की छूट दी जा रही है। ठीक है, कितनी? 50% की छूट। सभी प्रताप क्लासेस की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज पर आपको 50% की छूट है आज। तो जितने भी विद्यार्थी हैं सभी टेस्ट सीरीज लें। जिस विद्यार्थी जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये स्पेशल ज़रूरी नहीं है कि सीटेट एग्ज़ाम और रीट लेवल सेकंड के लिए है। जो भी आप एग्ज़ाम की तैयारी करो, यानी आपको जीके बेसिक तैयार करना है, तो एनसीईआरटी बुक्स पढ़नी ही पड़ेगी। तो सीटेट का एग्ज़ाम जनवरी में है, उनके लिए है, और रीट लेवल सेकंड के लिए जिनका आगामी भर्ती आएगी उससे पहले तैयार करवा रहे हैं हम। एनसीईआरटी बुक अच्छी तरीके से पढ़ लो, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले। जो भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी महत्वपूर्ण है ये। ठीक है, यानी मैं सीधी सी बात कहूँ कि ऑल एग्ज़ाम कंपटीशन के लिए आपके लिए एनसीईआरटी बुक है। ठीक है, अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो 86 96 15 87 39 नंबर पर संपर्क कर सकते हो। बेस्ट प्राइस आपको मिल रहा है मात्र 100 रुपये में। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज एनसीईआरटी की कहीं नहीं मिलेगी, किसी भी प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलने वाली है आपको। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, गेहूँ और जौ की फसलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहले आपको मिलेंगे कि गेहूं और जौ की फसलों के संदर्भ में यहाँ से क्वेश्चन उठता है। एमसीक्यू क्वेश्चन आपको डेली मिलते हैं, तो और आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो इसमें देखिए, मनुष्यों द्वारा सर्वप्रथम इन्हीं फसलों को उपजाने की शुरुआत की गई थी। इन फसलों के उपजाने का क्षेत्र हिमालय और विंध्य की पहाड़ियाँ थी। देखिए, यूपीएससी के अंदर और सीटेट के अंदर, ठीक है, और रीट के अंदर इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आपको सत्य असत्य कथनों पर विचार करवाएंगे, और एक इनमें से गलत होगा, एक सही होगा। आपको अच्छे तरीके से थ्योरी जो है बुक्स के साथ पढ़े और मेरे साथ क्वेश्चनों के साथ कीजिए। ठीक है, और इससे ज़्यादा मैटर आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, तो देखिए, मनुष्यों द्वारा सर्वप्रथम इन्हीं फसलों को उपजाने की शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल कथन सही है। और इन फसलों के उपजाने का क्षेत्र हिमालय और विंध्य की पहाड़ियाँ थी, बिल्कुल गलत है। इन क्षेत्रों को उगाने की जो क्षेत्र था वो था सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ में। ठीक है, न कि विंध्यन की। यहाँ पे कौन था? सुलेमान की पहाड़ी, सुलेमान और जो किरथर की पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे सबसे पहले ये जो है जो गेहूँ है, जो की फसलों का उगाने का सर्वप्रथम साक्ष्य मिला है। ठीक है, हम बात करें इसके, देखिए इसमें आंसर हो जाएगा प्रयुक्त कथन बिल्कुल एक सही हो जाएगा। मैं थोड़ा सा आपको मैप के माध्यम से बता देता हूँ। ये है हमारा भारत का मैप। ठीक है, उपमहाद्वीप का प्राकृतिक मानचित्र बुक के अंदर दिया हुआ है। ठीक है, ये है सुलेमान, क्या है? सुलेमान है। और ये है किरथर, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो है उस बॉर्डर पर है ये दोनों पहाड़ियाँ। और यहाँ पे सबसे पहले कहाँ मिले हैं? गेहूं और जौ के साक्ष्य मिले हैं, याद रखना आपको। ठीक है, क्या मिले हैं? गेहूं और जौ के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, और सिंधु नदी आप देख सकते हो, ये है सिंधु नदी, इसकी सहायक नदियाँ हैं, और पूरी हम चर्चा करते जाएंगे। ठीक है, देखिए हम थोड़ी सी मुख्य तथ्य की बात करते हैं। सर्वप्रथम मनुष्य ने गेहूं और जौ उपजाना आरंभ किया था लगभग 8000 वर्ष पूर्व। अब आपसे क्वेश्चन सीधा पूछा जा सकता है सत्य में कि गेहूं और जौ उपजाना कब प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन में आपको 8000, 10,000, 11,000 इस प्रकार मिल सकता है।
इन फसलों को उपजाने का कार्य सुलेमान और किरथर पहाड़ी क्षेत्रों में हुआ था, न कि विंध्यन क्षेत्रों में। ठीक है, तो सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों में। गेहूं और जौ उपजाने के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ बलूचिस्तान से प्राप्त हुए हैं। ये भी आपको याद रखना है कि गेहूं और जौ उपजाने के प्राचीनतम जो साक्ष्य है वो मेहरगढ़ बलूचिस्तान से मिले हैं। ये मोस्ट करना पॉइंट सीधा पूछा जाएगा कि प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ बलूचिस्तान से किस फसल के उपजाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो गेहूं और जौ फसलों के। ठीक है, देखिए आगे बात करें। नवीनतम तथ्यों के अनुसार चावल उपजाने के प्राचीनतम साक्ष्य संत कबीर नगर के लहुरा देव से पाए गए हैं। ये साक्ष्य लगभग 9000 से 8000 वर्ष पूर्व के हैं। ये है नवीनतम तथ्य है। ठीक है, ये भी याद रखना आपको। सामान्यतः कृषि का विकास गारो तथा मध्य भारत के विंध्य पहाड़ी क्षेत्रों में हुआ है। ये आपसे पूछ ले कि कृषि का विकास कहाँ से हुआ। गारो यानी जो वर्तमान में गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियाँ मेघालय के अंदर और भारत की विंध्यन पहाड़ियाँ आपने देखी होगी, वहाँ से जो है कृषि का विकास उत्पन्न हुआ है। 2 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। किसके बारे में? भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में। देखिए उपमहाद्वीप, तो देखिए पहला है कि आरंभिक नगरों का विकास सिंधु व इसकी सहायक नदियों के किनारे हुआ था। बिल्कुल सही है। जो आरंभिक नगर थे इनका बसाव है वो सिंधु व इसकी सहायक नदियों के किनारे हुआ था। बिल्कुल सही है। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास लगभग 5000 वर्ष पूर्व हुआ था। बिल्कुल गलत है। एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है कि 2500 वर्ष पूर्व, 2500 वर्ष पूर्व पहले जो है गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास हुआ था, न कि 5000 वर्ष पूर्व। ये याद रखना है आपको। तो देखिए उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही हो जाएगा, तो बिल्कुल कथन 1 सही हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? सही 1 हो जाएगा। ठीक है, मुख्य तथ्य की बात करेंगे। लगभग 4700 वर्ष पूर्व सिंधु व उसकी सहायक नदियों के किनारे आरंभिक नगरों का विकास हुआ। इन्हीं नगरों में विकसित सभ्यता सिंधु सभ्यता के नाम से जानी गई थी। ठीक है, अब आपको याद रखना है सिंधु नदी के किनारे और उसकी सहायक नदियों के किनारे जब बसाव हुआ तो वो कब हुआ? 4700 वर्ष पूर्व। आपसे पूछ ले गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास हुआ था लगभग कब? 2500 वर्ष पूर्व, यानी सिंधु नदी के किनारे सभ्यता पहले विकसित हुई थी। आपसे पूछ ले किसकी विकसित हुई, तो सिंधु नदी जो इसकी सहायक नदी है यहाँ पे सबसे पहले आरंभिक नगरों का विकास हुआ था। उसके बाद में गंगा व इसकी सहायक नदियों का 2500 वर्ष पूर्व। ठीक है, आगे बात करते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की। गंगा नदी के दक्षिण में इसकी सहायक नदी सोन के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? क्या पूछा है? गंगा नदी के दक्षिण में इसकी सहायक नदियां सोन के आसपास का क्षेत्र प्राचीन किस नाम से जाना जाता था? तो वो मगध के नाम से। मगध एक बहुत ही शक्तिशाली जो है शासक था और क्षेत्र था मगध। ठीक है, तो याद रखना है आपने, गंगा नदी के दक्षिण में इसकी सहायक नदी सोन के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? मगध के अंदर। हुबहू लाइन आपको एनसीईआरटी में मिलेगी और आपको इसी तरह दिया जाएगा। ठीक है, आपसे क्या दिया जाएगा? मैंने ये क्वेश्चन में आपको कथन मिलेगा। ठीक है, तो एक कथन वो डाल दिया कि सिंधु व इसकी सहायक नदियों का आरंभिक काल 47वें वर्ष पूर्व हुआ। ठीक है, आपने कथन डाल दिया। दूसरा कहेगा कि गंगा नदी के दक्षिण में इसकी सहायक नदियों व सोन के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता है, कि यानी प्राचीन काल मगध के नाम से जाना जाता था। इस प्रकार मिलेगा। तो आपको 3 या 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, फिर बाद में 1 कथन सही है, 2 सही है, 3 सही है, इस प्रकार आपको मिलने वाला है। तो आगे देखते हैं मुख्य तथ्य की बात करें तो देखिए सोन नदी के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध कहलाता था। क्या कहलाता था? मगध कहलाता था। मगध प्राचीन काल का पहला बड़ा राज्य था। क्या था? पहला बड़ा राज्य था। इसके शासन काल बहुत शक्तिशाली थे। मैंने बताया था उन्होंने एक विशाल राज्य की भी स्थापना की थी। याद रखना आपको। ठीक है, आगे देखिए बात करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की। भारत देश के नाम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। यानी मैंने सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट डाले हैं। देखिए लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिमी की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस तथा इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि को प्रदेश को इंडिया कहा। भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत भाषा की आरंभिक कृति ऋग्वेद में मिलता है। तो आपको बताना है कि कौन सा कथन बिल्कुल सही होगा इसमें। तो इसमें देखिए बिल्कुल दोनों कथन सही हो जाएंगे, क्योंकि लगभग 2500 वर्ष पूर्व यहाँ पे एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है सेम का सेम, उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों
और यूनानियों ने सिंधु को क्या कहा था, इंदोस कहा था। यह पूछा जा सकता है। इंदोस यानी अथवा इंदोस तथा इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि को इंडिया कहा। ठीक है, इंडिया शब्द की बात करें तो इंडिया शब्द निकला कहाँ से निकला, इंडस से। इंडस यानी इंडस का मतलब होता है निकला। ठीक है, उसके बाद यानी इंडिया से क्या निकला, इंडस। इंडस किसका शब्द है, संस्कृत का शब्द है। किसका, संस्कृत का शब्द है। ठीक है, याद रखना आपको, ये पूछा जा सकता है। फिर भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत भाषा की आरंभिक कृति लगभग कितनी पुरानी, 3500 वर्ष पुरानी कृति सबसे पुरानी ऋग्वेद में भी मिलता है। ये आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है सीधा का सीधा। ठीक है, आगे मुख्य तथ्य की हम बात करें तो इसमें आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, उपयुक्त दोनों कथन सही हैं। उत्तर पश्चिमी की ओर आने वाले ईरानियों तथा यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस कहा। उन्होंने इस नदी के पूर्व में जो वो क्या करते थे, यूनानी आए थे, वो सह को है बोलते थे। क्या बोलते थे, जो सह शब्द था उसको है बोलते थे। तो हम सिंधु कहते थे, वो क्या कहते थे, हिंदू कहते थे या हिंदोस, इस प्रकार नाम लेते थे। इस प्रकार हिंदू से सिंधु से हिंदोस, हिंदोस से ये हिंदू बन गया। ठीक है, उन्होंने इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया भी कहा है। ठीक है, फिर ये है से ई करते करते ई इंडिया बना दिया। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के लिए एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद संस्कृत की आरंभिक कृति है जो लगभग 3500 वर्ष पुरानी है। बाद में इसी भारत समूह के नाम का प्रयोग देश के लिए होने लग गया। ठीक है, आगे देखिए 5 नंबर क्वेश्चन। पांडुलिपियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। अतीत में हाथ से लिखी गई पुस्तकों के पांडुलिपि कहलाती थी। उसके बाद में ये तो कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द का प्रयोग होता था जो लैटिन भाषा के शब्द मेन्यू यानी जिसका अर्थ होता है हाथ से निकला है। बिल्कुल सही है, ये भी एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। पांडुलिपियां ताड़ के पत्तों को काटकर अथवा हिमालयी क्षेत्रों में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीकों से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। बिल्कुल सही है। पांडुलिपियां केवल मंदिरों और विहारों से में प्राप्त होती थी जो केवल संस्कृत भाषा में लिखी गई। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल संस्कृत भाषा में नहीं, ये संस्कृत, प्राकृतक और तमिल तीनों भाषाओं में। संस्कृत, उसके बाद में बात करें हम तमिल और किस भाषा में, प्राकृतक भाषा में ये लिखी जाती थी। तो ये याद रखना है बस इतना पॉइंट आपको कि पांडुलिपियां तमिल, संस्कृत, प्राकृतक भाषा में लिखी जाती थी। पांडुलिपियों को क्या कहते हैं, अतीत में हाथ से लिखी गई पुस्तकें पांडुलिपि कहलाती थी। पांडुलिपि के लिए अंग्रेजी में शब्द है एक मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द का प्रयोग होता था जो लैटिन भाषा का शब्द है। ये भी आपको याद रखना है, लैटिन भाषा का शब्द है एक मेन्यू जिसका अर्थ क्या होता है, हाथ। ठीक है, स्क्रिप्ट का मतलब होता है लिखना। ठीक है, मेन्यू। पांडुलिपियां ताड़ के पत्तों, बस एक तो याद रखना है, ताड़ के पत्तों को काटकर अथवा हिमालय के अंदर उगने वाले भुर्ज नामक, ये भी पूछा जा सकता है, भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। ठीक है, मैं आपको बता देता हूं कि किस प्रकार की होती है। ये है, ये देखो, ये है भुर्ज का पेड़ या ताड़ के पेड़ से कह सकते हैं, ये छाल है इस प्रकार की, उस पर लिखी जाती थी। ताड़ पत्रों से बनी पांडुलिपि का एक प्रश्न देख सकते हो। यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। भुर्ज पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही एक पांडुलिपि को तुम यहाँ देख सकते हो। ये है भुर्ज पेड़ की बनी हुई है, छाल है, ये छाल पर लिखी गई है, आप देख सकते हो। ये भाषा तमिल, ये प्राकृतिक और संस्कृत भाषा में। ठीक है, तो ये मुझे ऐसा लगता है संस्कृत तो नहीं है, ये लगभग होगी प्राकृतिक भाषा। ठीक है, या तमिल भाषा कह सकते हैं हम। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम क्वेश्चन की। देखिए, क्योंकि पांडुलिपियां मंदिरों और विहारों के अतिरिक्त अन्य स्थानों से भी प्राप्त हुई, साथ ही ये पांडुलिपियां विभिन्न प्राचीन भाषाओं से प्राप्त हुई जिसमें संस्कृत, प्राकृतक, तमिल और भाषा शामिल थी। आगे देखिए, अभिलेखों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। अभिलेखों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करना है। अभिलेख क्या होते हैं, अभिलेख क्या होते हैं। देखिए, देखते हैं अभिलेख क्या होते हैं, इसके बारे में थोड़ा जानें। ऐसे लेख जो केवल पत्थरों पर उत्कीर्ण किए जाते हैं अभिलेख कहलाते हैं।
कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख व पढ़ सके अथवा उनका पालन कर सके। तो देखें इसमें कथन बिल्कुल दो सही होगा। पहला क्यों नहीं सही होगा? क्योंकि जो अभिलेख है वो केवल पत्थरों पर ही नहीं लिखे जाते थे, बल्कि पत्थरों तथा जैसे धातु जैसे कठोर धातु है उस पर भी लिखा जाता था, वो अभिलेख होते थे। तो ये बिल्कुल जो है कथन गलत हो जाएगा, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं हम, तो इसमें जो है कथन बिल्कुल दो सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दो सही हो जाएगा। मुख्य तथ्य की बात करते हैं। ऐसे लेख जो पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए जाते थे वे अभिलेख कहलाते हैं, अतः कथन एक गलत है। अभिलेखों में राजाओं, रानियां तथा अन्य लोगों के आदेश, कार्य, विवरण, विषय आदि का उल्लेख भी किया जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अशोक का कांधार से प्राप्त अभिलेख निम्नलिखित में से किन लिपियों में लिखा गया है? ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अशोक का जो कांधार, ठीक है, कांधार की बात करें वर्तमान कहाँ पे है? अफगानिस्तान के अंदर। इस कांधार की बात करें तो वर्तमान में कहाँ पे है? अफगानिस्तान के अंदर। कहाँ पे? अफगानिस्तान के अंदर है ये, जो कि लगभग 2250 वर्ष पहले 2250 वर्ष पहले अभिलेख की बात करें अशोक की, तो उसमें जो भाषा थी वो कौन कौन सी थी, ये एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। तो इसमें यूनानी और अरामाइक भाषा थी। क्या थी? यूनानी और अरामाइक दो लिपियों यानी विभिन्न भाषाओं और लिपियों का प्रयोग किया गया था। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। थोड़ी सी हम तथ्य की बात कर लेते हैं। तो ये है वो, देखिए ये है वो लिपि अशोक की जो कांधार जो अफगानिस्तान से मिली थी। तो देखिए इसमें लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कांधार से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था। इस शासक के विषय में तुम अध्याय हम कक्षा 8 में पढ़ेंगे आगे। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपियां अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती है। जब हम कुछ बोलते हैं या पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी और अरामाइक नामक दो विभिन्न लिपियों व भाषाओं से लिखा गया है। ये एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है और ये इसी प्रकार का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। या पूछा जाएगा कि कांधार का अभिलेख किस शासक के काल में रखवाया गया था? अशोक के काल में। ये भी आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की। कथन है ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसवी पूर्व, जिसे ईसा पूर्व के रूप में जानी जाती है। तो इसमें देखें तो कारण कहता है कि वर्ष की गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। तो कथन ए और कथन आर बिल्कुल दोनों सही है और दोनों की जो आर है वो ए की सही स्पष्टीकरण करता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो देखिए इसकी बात करें हम तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करें तो 1 नंबर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर है वो ए का सही स्पष्टीकरण बिल्कुल करता है। ठीक है, मुख्य तथ्य की हम बात करें, देखिए ईसा मसीह के जन्म की तिथि से वर्ष की गणना की जाती है। ये तो याद रखना आपको। ईसवी पूर्व को अंग्रेजी में बिफोर क्राइस्ट यानी बीसी कहते हैं। हिंदी में वर्तमान में तिथि प्रयोग में ईस्वी का चलन है, जिसे अंग्रेजी में एडी क्या कहते हैं? एडी यानी एनो डोमिनी कहा जाता है। आपसे पूछ ले कि एडी की फुल फॉर्म क्या है, तो एनो डोमिनी। बीसीई का अर्थ बिफोर कॉमन एरा तथा बीसीई का अर्थ होता है कॉमन एरा होता है। बीपी का प्रयोग बिफोर प्रेजेंट के लिए किया जाता है। तो याद रखना है आपको बिफोर प्रेजेंट। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे देखिए प्राचीन काल में लोग किस भाषा का प्रयोग करते थे? प्राचीन काल में भाषा का प्रयोग करते थे वो प्राकृतिक भाषा का प्रयोग करते थे लगभग। आगे देखिए ऋग्वेद की भाषा कौन सी थी? ऋग्वेद की भाषा थी संस्कृत। कौन सी थी? संस्कृत भाषा थी। ठीक है, जो सबसे पुराना वेद था। सिंधु की सहायक नदियाँ कौन सी है? सिंधु की सहायक नदियाँ कौन सी है? तो इसमें सभी हो जाएगी। व्यास है, सतलुज है और रावी नदी। अतीत में बनी वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? अतीत में बनी वस्तुओं के अध्ययन करने वाले व्यक्ति को कहते हैं हमें पुरातत्वविद। क्या कहते हैं? पुरातत्वविद। ठीक है, आगे देखिए भारत नाम का प्रयोग कहाँ रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था? तो वो किया जाता था उत्तर पश्चिमी लोगों समूह को। ठीक है, आगे देखिए
कृषि का आरंभ कितने वर्ष पूर्व माना जाता है, यानी कृषि का आरंभ कितने वर्ष पूर्व माना जाता है, तो 8000 वर्ष पूर्व माना जाता है, ये याद रखना आपको। निम्न में से कौन सा देश दक्षिण एशिया उपमहाद्वीप का एक देश नहीं है, कौन सा देश नहीं है, तो इसमें चीन नहीं हो जाएगा, पाकिस्तान है, आधुनिक भारत है और श्रीलंका है। ठीक है, जो नदियां एक बड़ी नदी में मिल जाती है उन्हें क्या कहते हैं, तो आपसे इस प्रकार के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो उन्हें कहते हैं सहायक नदी। सभी दिए हुए हैं सारे के सारे एनसीईआरटी बुक में। अतीत में बनी और प्रयोग में लाई वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, अतीत में बनी और प्रयोग में लाई गई वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, पुरातात्विद भी कहलाता है। आगे है, सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर कितने वर्ष पूर्व खोजे गए थे, सिंधु सभ्यता के तो 4700 वर्ष पूर्व। कब, 4700 वर्ष पूर्व। आपसे पूछ ले गंगा व इसकी सहायक नदियों के आसपास आरंभिक नगर की स्थापना 2500 वर्ष पूर्व खोजी गई थी। और कृषि के जो साक्ष्य मिले हैं वो 8000 वर्ष पूर्व मिले हैं कृषि के। आपसे पूछ ले कृषि के साक्ष्य पहले कहाँ से मिले हैं, तो लगभग कब मिले, 8000 वर्ष पूर्व। ठीक है, आगे देखिए, लगभग 8000 वर्ष पूर्व सुलेमान तथा किरथर क्षेत्र के लोगों ने किन पशुओं को पालतू बनाया गया था, किन पशुओं को पालतू बनाया था, उपयुक्त सभी भेड़, बकरी और गायें, बैल, ये भी पूछा जा सकता है आपको। ठीक है, इंडिया शब्द किस शब्द से निकला है, इंडिया शब्द इंडस से, भारत से, भारत से, एटलस से, तो इंडस शब्द से क्या निकला है, इंडस शब्द से, ये पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, आगे देखिए, अपने देश के लिए हम प्राय इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, किससे, इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। अतीत में उपमहाद्वीप के लोग यात्राएं क्यों करते थे, अतीत में उपमहाद्वीप के लोग यात्राएं क्यों करते थे, उपयुक्त सभी काम की तलाश में, प्राकृतिक आपदाओं के कारण, व्यापार के लिए अतीत में लोग यात्राएं करते थे। प्राय पांडुलिपियां कहाँ प्राप्त होती थी, मंदिरों व विहारों में, राजमहलों में, दुर्गों में, तो मंदिरों व विहारों में पांडुलिपियां प्राप्त होती थी। ईसाई धर्म के प्रवर्तक कौन है, यह भी पूछा जा सकता है, तो ईसा मसीह ईसाई धर्म के प्रवर्तक थे। ठीक है, अखेट का अर्थ होता है शिकार, अखेट का अर्थ क्या होता है, शिकार। आपसे पूछ ले अतीत का विलोम क्या होता है, अतीत का विलोम होगा वर्तमान, ये आपको याद रखना है, अतीत का विलोम होता है वर्तमान। ठीक है, आगे देखिए, पांडुलिपियां किस पेड़ की छाल से बनाई जाती थी, तो भुर्ज पेड़ से, छाल से पूछा है तो भुर्ज पेड़ से। ठीक है, क्या हो जाएगा, भुर्ज पेड़, इसका आंसर क्या हो जाएगा, भुर्ज पेड़। ठीक है, उसके बाद में एक थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, ये चित्र दिया हुआ था एनसीईआरटी बुक में, ये है सिक्के, क्या है, सिक्के हैं। ठीक है, और ये है मटका। देखिए, बाएं एक प्राचीन नगर से प्राप्त पात्र है, ये तो है पात्र, क्या है, प्राचीन नगर से प्राप्त पात्र है। इसी तरह के पात्रों का प्रयोग 4700 वर्ष पूर्व होता था, यानी सिंधु सभ्यता के लगभग टाइम। दाएं एक पुराना चांदी का सिक्का है, ये देखिए चांदी का सिक्का है। इस तरह के सिक्कों का प्रयोग लगभग 2500 वर्ष पूर्व होता था। हमारे द्वारा आज प्रयोग में आने वाले सिक्कों से यह किससे भिन्न है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देख सकते हो कि पहले के सिक्के और अब वर्तमान के सिक्कों में किस प्रकार की भिन्नता है, इसका जवाब आप अच्छी तरीके से कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। ठीक है, और कुछ तिथियां हैं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कृषि का आरंभ जो हुआ था 8000 वर्ष पूर्व एनसीईआरटी ने माना है। सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर की बात करें तो 4700 वर्ष पूर्व। गंगा घाटी के नगर मगध का बड़ा राज्य 2500 वर्ष पूर्व। वर्तमान की बात करें तो लगभग 2000 वर्ष पूर्व आरंभिक नगर। ठीक है, तो इतनी कुछ तिथियां थी जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण पूछी जा सकती है। और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जरूर लें एनसीईआरटी बुक की, ये सारे के सारे अच्छे तरीके से क्वेश्चन आपको मिलेंगे और एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए और इनको चाहे लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, एक कॉपी पेन लेकर अच्छे तरीके से टॉपिक वाइज लगा के और अच्छे तरीके से लिख सकते हो और इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला है। और यही क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं क्योंकि एनसीईआरटी अपने 80% जो डाटा है वो एनसीईआरटी का कर दिया है। तो ये जरूर लें, एनसीईआरटी आपके लिए महत्वपूर्ण होना। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों, मिलते हैं कक्षा 6 के 2 नंबर अध्याय के कल हम। इससे पहले आप अच्छी तरीके से इसको पढ़िए और टेस्ट ऑनलाइन आपको प्रताप क्लासेस ऐप पर मिल गया है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।